Hello my dear students, myself Somesh Jain, SOJ, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। ये जो 26 फेब 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है वो मैं आज आपको यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, कितना आपने अटेम्प्ट किया है और क्या इसमें और क्वेश्चंस थे, सारा इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग, इसको हम लोग कर सकते हैं सिंपली दैट ए क्रॉस बी दैट इज ए, यहां से आ जाएगा दैट इज ए डॉट बी देन ए माइनस ए डॉट ए दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर देन बी, और a डॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर। तो ये वाला पार्ट आपका जो अपन ये वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या हो गया 0। नाउ द वैल्यू इज a क्रॉस दिस वन, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर तो बाहर आ गया। अगेन आपके पास सिचुएशन बच गई a क्रॉस b, अगेन दिस पार्ट इज ऑल्सो minus of a square b, so finally we get magnitude of a4 and b vector, so it is the fourth option which is correct option. Clear? चलिए, तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड था ये। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 heads is equal to probability of getting 9 heads, then the probability of getting 2 heads। तो बहुत ऐसे काफी क्वेश्चन हम लोग क्लासेस में करते ही हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट फेयर कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स। क्लियर? तो सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया कि कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स। क्लियर? अब ये कह रहा है कि probability of getting 7 heads, so nc7 1/2 whole power 7 and 1/2 that is n minus 7 that is equal to probability of getting 9 heads। Clear? So that is equal to nc, यहां से आ जाएगा आपके पास that is nc9 1/2 whole power 9 and 1/2 n minus 9। तो ये वाला सेक्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। Now nc7 equal to nc9, so from this part we can say n equal to 16। Now the question is probability of getting 2 heads। तो out of 16 trials we get 2 heads, so the answer from this part is 16c2 1/2 square then 1/2 14। This is the answer, so this is 16c2 whole divided by 2 की power 16। Clear? On solving we get the option number first, so it is the first option। तो आई थिंक ये भी एक आसान क्वेश्चन था। ऐसे काफी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं क्लासेस में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विद इंटीजर एंट्रीज इफ द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर इज 1 देन द पॉसिबल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस। क्लियर? ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। अब यहां पर देखो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन एक मैट्रिक्स मानते हैं। लेट द ए मैट्रिक्स इज ए बी सी एंड डी। क्लियर? अब ये कह रहा है कि ए स्क्वायर, तो मैंने ए स्क्वायर कर दिया, सो ए स्क्वायर इक्वल टू दैट इज ऑल्सो ए बी सी एंड डी, बट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ इन्होंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया था, तो इस एलिमेंट को भी आप बी कंसिडर कर लीजिए, इस एलिमेंट को भी आप बी कंसिडर कर लीजिए। यहां तक क्लियर है? अब इसका प्रोडक्ट करना है एंड डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Now similarly b square plus d square, so twice of b square plus d square that is equal to 1। Clear? अब इन्होंने कहा कि a b c are integer entries, तो यहाँ जो a b d है that are integers, so from this part we can say b is only 0, क्योंकि अगर b 0 के अलावा और कोई इंटीजर हुआ देन तीनों का सम कभी भी 1 हो नहीं सकता है। तो यहां से रिलेशन मिला कि b को तो 0 ही होना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी गेट a square plus d square that is equal to 1। Clear? Again a and d are also integers, so there are 4 possibilities। It can be 0 1 0 -1, either 1 0 and -1 0, so total 4 cases are possible। 1 0 -1 0 0 1 and 0 -1, b is always 0।
So such type of matrices, 4 cases are possible. So answer is the first option, which is correct option. Clear है? चलिए, now next question, क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 आया था, इन अ इंक्रीजिंग जीपी द सम ऑफ सेकंड एंड सिक्स टर्म. तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था. तो लेट द जीपी इज ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. इफ द सम ऑफ सेकंड एंड सिक्स टर्म, तो सेकंड टर्म इज ए आर प्लस सिक्स टर्म इज ए आर 5. ये अपन को गिवन है, दैट इज 25/2. फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज दिस. सेकंड इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म. थर्ड एंड फिफ्थ टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ है. थर्ड टर्म इज दैट इज ए आर स्क्वायर एंड फिफ्थ टर्म इज ए आर 4 एंड दैट इज इक्वल टू 25. नाउ इट इज ए स्क्वायर आर रेज टू 4. तो स्क्वायर रूट ले लिया मैंने यहाँ से, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया ए आर क्यूब दैट इज प्लस और माइनस 5. क्लियर? इंक्रीजिंग जीपीए, देन इट इज ए आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 5. एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया एंड एक रिलेशन ऑलरेडी यहाँ से हमें मिला हुआ है. अब यहाँ से हमें इनको सिंप्लीफाई करना था. क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें, ए आर क्यूब, तो यहाँ से मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया. ठीक है, तो यहाँ से अपन अगर आर स्क्वायर कॉमन या ए आर क्यूब कॉमन, ए आर कॉमन ले लो. ठीक है, तो ए आर यहां से मैंने कॉमन लिया, इसको डिवाइड कर दो तो ज्यादा इजी रहेगा. ठीक है, तो ए आर प्लस ए आर 5 दैट इज 25/2 डिवाइडेड बाई ए आर क्यूब. क्लियर? डिवाइडेड बाई 5. सो फ्रॉम दिस पार्ट ए कैंसिल हो गया. नाउ वी गेट 1 प्लस r4 over r square that is equal to 5/2. Now this is the situation. अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. नाउ इट इज 2r4 minus 5 times of r square plus 2 that is equal to 0. So from this part we get r square equal to 2 or 1/2. Clear? Again r square, तो ये एक इंक्रीजिंग जीपी है, so r square is considered as 2 and 1/2 is rejected. From this part we get the value of r square. क्लियर? r स्क्वायर से चाहे तो हम a की वैल्यू निकाल लें. क्वेश्चन हमसे पूछा था सम ऑफ फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म. क्लियर? तो सम ऑफ फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म अपन से पूछा था. तो फोर्थ टर्म इज ए आर क्यूब प्लस ए आर 5 प्लस ए आर 7, ये हमसे पूछा हुआ था. क्लियर? फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म. ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू 2. तो आर स्क्वायर की वैल्यू को 2 अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें फाइनली ए का रिजल्ट मिल जाएगा. क्लियर? तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द रिजल्ट दैट इज 35. सो देयर इज द थर्ड ऑप्शन विच इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, इक्वेशंस अपन को यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा. आफ्टर दैट वी गेट द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द वैल्यू ऑफ summation n running from 1 to 100 integration n minus 1 n e raised to x minus box x, that is fractional x. Clear? Where box is the greatest integer function. तो देखिए, इसको अगर अपन रन करा दे n running from 1 to 100, तो मैंने इसको रन कराया तो मुझे मिला 0 से लेके 1 e raised to fractional x dx. Clear? e raised to fractional x dx. प्लस 1 to 2, जब n को मैंने 2 पुट किया, देन 1 to 2 e raised to fractional x and dx. सिमिलरली ये लास्ट टर्म इसी तरह अपने पास, जब मैंने इसको 100 पुट किया, देन इट बिकम्स 99 to 100 e raised to fractional x and dx. क्लियर? अब फंक्शन सेम है, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2. सो दिस कंप्लीटली कैन बी रिटन एज 0 to 100 e raised to fractional x and dx. Clear? Now fractional x is periodic function. तो ये 100 यहाँ से आगे आ जाएगा, इसका पीरियड कितना है? 1. So we can write this part 100 from 0 to 1 e raised to fractional x, and in between 0 to 1 fractional x can be written as
x, so we get e raised to x dx. Now integrate this part, e raised to x का जो integration होगा that will be ex. Now limit from 0 to 1, so we get the result 100 e minus 1. So 100 e minus 1, that is the first option which is the correct option. Clear? तो ये 5 क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. इन द सर्कल गिवन बिलो OA 1 unit, OB 13 unit and PQ is perpendicular to OB, then the area of triangle PQB. इस ट्राइंगल का एरिया पूछा था. क्लियर? तो सिंपल पाइथागोरस टाइप का क्वेश्चन है. अब देखिए यहाँ पर OB इक्वल टू 13. सो इस सर्कल की जो रेडियस है, तो इस सर्कल की रेडियस मेरे पास आ गई यहाँ से. क्लियर? सो रेडियस इक्वल टू दैट इज 13/2. तो रेडियस 13/2 आ गई. ठीक है. अब इसके बाद हमको इन्होंने दिया है OA इज 1 यूनिट. तो ये 1 यूनिट दिया हुआ है, यहाँ से अपने पास रेडियस मिल जाएगी. तो इसको मैंने मिलाया, दिस इज, तो ये 1 लेंथ अपन को दे रखी है, तो यहाँ से ये लेंथ अपने पास आ जाएगी, दैट इज 13/2 - 1. क्लियर? तो दैट इज, अगर इसको अपन नाम दे दे कुछ भी, दिस पार्ट, दैट इज, तो इस पार्ट की वैल्यू आ गई 13/2 - 1, दैट इज 11/2. नाउ द पाइथागोरस इन दिस पार्ट. इस वाले पार्ट में मैं अब पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं. तो इस वाले पार्ट में पाइथागोरस अप्लाई करने से अगर यहां से मुझे AP की वैल्यू निकालनी है, सो AP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 का स्क्वायर, दैट इज 169/4 माइनस 11/2 स्क्वायर, दैट इज 121/4. तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 169 minus 121, that is 48/4, that is equal to 12, square root of 12. So that is square root of 12. यहां से हमें मिल जाएगा, that is square root of 12. Now this is the length of AP. ठीक है. अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा आपके पास, that is half into base into height. तो बेस हो जाएगा आपका 2 times of this, that is 2 into 2√3 into height. Height is AB. अब AB कैसे निकालेंगे? टोटल 13 है और OA आपके पास 1 है, that is equal to 12. So this is the answer, which is 24√3, which is the option number 2. क्लियर? तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था. आई थिंक सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया ही होगा इसको. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज. इस सीरीज में हमें इनफाइनाइट टाइम्स तक सम फाइंड करना है. तो ये सिंपली आपको समथिंग विद GP दिख रहा है. तो समथिंग विद GP दिख रहा है 2, 5. क्लियर? यहाँ पर आगे तो अपन को AGP दिख रहा है, बट आगे इन्होंने 1 और दिया हुआ है. तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं. तो सबसे पहले ये सीरीज मैंने लिखा, दैट इज S विच इज 1 + 2/3 + 7/3 स्क्वायर एंड सो ऑन. इसको सॉल्व करने का पैटर्न होता है कि इसके अंदर जो GP चल रहा है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके 1 टर्म एक्सीड करके सेपरेट करते हैं. तो मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/3 S, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन 1. क्लियर? तो यहाँ पर मैंने इसके साथ लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 1/3 + 2/3 स्क्वायर एंड सो ऑन. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, सो वी गेट 2/3S. यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 1/3, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5/3 स्क्वायर. सिमिलरली अगर नेक्स्ट टर्म देखें इसका, तो दैट इज 7 के बाद 12/3 क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा 7/3 क्यूब. सो दैट इज ऑल्सो 5/3 क्यूब. क्लियर? इसी तरह ये पार्ट आपका चलता रहेगा. तो यहाँ से हमें इनफाइनाइट GP मिल रही है. तो ये मेरे पास हो गया, दैट इज 2/3S, इट इज 4/3, और यहाँ से हमें इनफाइनाइट GP मिल रही है. सो फर्स्ट टर्म इज 5/3 स्क्वायर ओवर 1 - 1/3. सो वी गेट 5. यहाँ से 4/3 ऑलरेडी मेरे पास है. क्लियर? तो ये 4/3 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2/3, दैट इज 5/3 स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 5/3 स्क्वायर एंड इट इज 2/3. तो एक 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया. सो फ्रॉम दिस पार्ट वी गेट 4/3 एंड 5/6. तो यहाँ से आ गया अपने पास 13/6, और यहाँ से मेरे पास रिजल्ट मिल जाएगा. सो S इक्वल टू 3/2 एंड 13/6. सो फ्रॉम दिस पार्ट we get 13/4. So according to this, first option is the
करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो सिंपली एजीपी टाइप का ही क्वेश्चन है, बस एक टर्म इन्होंने जबरदस्ती ये वाला सेक्शन अलग से फंसाया हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट का क्वेश्चन था। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ट्वाइस ऑफ √3 sin माइनस कॉस एंड √3h एंड दिस वन। क्लियर? तो सिंपली देखो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, यहाँ साइन भी है कॉस भी है, तो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है a एंड b, इनके स्क्वायर के सम के अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप यहाँ पर। तो मेरे पास ये पार्ट हो गया, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 ट्वाइस ऑफ, अब मैंने न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2 का ये मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो √3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ये दो पार्ट मेरे पास बन गए। नाउ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा दैट इज साइन π/6 प्लस h माइनस π/6। ये न्यूमरेटर में मेरे पास पार्ट आ गया। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा √3h। क्लियर? √3h, और ये जो दिया हुआ है अपन को, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ साइन π/6 sin h/h by the standard limit, this part becomes 1, so we get 4/√3, and when h tending 0, h tending 0 ये पार्ट 0 हो गया, cos 0, तो again we get the value √3, so overall we get the answer 4/3, which is the first option, which is the correct option. Clear? Now next question, question number 9. Question number 9, the maximum value of the term independent of t in the expansion of this binomial with maxima minima, mixed question आया था। तो term independent of t, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें इसका जनरल टर्म लिखना होता है। तो इसका जनरल टर्म हमने पुट किया, दैट इज इक्वल टू tan CR, और यहां पर हो जाएगा t x 1/5 होल पावर 10 माइनस r, और यहां पर हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस x होल पावर 1/10 डिवाइडेड बाई t एंड होल पावर r। ये इसका जनरल टर्म अपन ने लिख दिया। टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, तो सारे t वाले पार्ट को हमने कलेक्ट किया, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा दैट इज tan CR x की पावर 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 5, और यहां से भी आ जाएगा 1 माइनस x होल पावर 1/10, और t पर फाइनली मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, 10 माइनस r माइनस r, दैट इज 10 माइनस 2r। और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ t है, इट मींस 10 माइनस 2r मस्ट बी इक्वल टू 0। इस पार्ट को 0 होना पड़ेगा, तो यहां से हमें जो r की वैल्यू मिलेगी दैट इज द 5। अब ये मेरे पास 5 हो गया। नाउ द टर्म जो है वो हो जाएगी दैट इज tan C5 x रेज टू, r को मैंने 5 पुट कर दिया, तो यहां पर मेरे पास बच गया x, और r को 5 पुट करने से यहां से मेरे पास आ गया r/10। ठीक है, ये r/10, तो यहां से आ गया मेरे पास 1 माइनस x। क्लियर? इसको ऐसे लिख लीजिए, तो यहां से मेरे पास आ गया 1 माइनस x एंड 5/10 दैट इज रूट, तो ये मेरे पास आ गया रूट ओवर ऑफ दिस। अब इन्होंने कहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट का मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इस पार्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट इज tan C5। अब चाहो तो डिफरेंशिएशन करके कर लो यहाँ से, अदरवाइज x को मैंने अंदर लिया देन इट बिकम्स x स्क्वायर, माइनस x को अंदर लिया देन इट बिकम्स x क्यूब। अब इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो इसका मैक्सिमा मिनिमा इसका डिफरेंशिएट करके मैंने निकाला, तो इसका डिफरेंशिएशन आया मेरे पास 2x माइनस 3x स्क्वायर, उसको 0 पुट किया, सो आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2/3। अब मैक्सिमा मुझे फाइंड करना है, सो वी गेट मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2/3। क्लियर? तो व्हेन वी पुट x इक्वल टू 2/3, सो वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज tan C5 that is 2/5 and 1 minus 2/3, so 1 minus 2/3 that is 1/3, so this is the maximum value in this case, so we get the answer from this part, that is option number 2. clear? इसको simplify आप कर ही सकते हैं, then 2/3√3. clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी टाइम पहले भी 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक तरीके का मेंस में ही, ठीक है। तो हमने मान लिया एट एनी टाइम नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज n, तो इन्होंने कहा कि रेट ऑफ प्रोपोर्शनल इज नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो सिंपली क्वेश्चन है, हमने मान लिया एट एनी टाइम नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज n, तो इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है dn विद रेस्पेक्ट टू टाइम प्रोपोर्शनल टू n, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। क्लियर? तो यहां से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन में dn ओवर dt दैट इज इक्वल टू kn, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। नाउ बाय वेरिएबल सेपरेबल, n वालों को एक तरफ ले आओ और dt को इस तरफ ले आए, तो मेरे पास जो यहां से रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 1/n। क्लियर? तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 1/n dn that is equal to k dt. Now integrate both the side, so we get ln n which equal to kt plus c। ये अपने पास रिलेशन आ गया, n टाइम एंड एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखा है कि द बैक्टीरिया काउंट इज 1000 एट इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन when t equal to 0 n equal to 1000. Second information, the number of bacteria increased by 20% in 2 hours. So when time is 2, number of bacteria that is 20%, तो 200 बैक्टीरिया बढ़ गए। So at that time bacteria is 1200. After that, if the population of bacteria is 2000, in which time? तो हमें टाइम निकालना एक्चुअल में। क्लियर? तो टाइम हमें फाइंड करना है एंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमें एट दैट टाइम दे रखे 2000। दिस इज द इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो व्हेन t इक्वल टू 0, तो t को 0 पुट कर दो तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो व्हेन टाइम फ्रॉम दिस पार्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ c दैट इज ln 1000 व्हेन n इज 1000। व्हेन n इज 1200, ठीक है, तो जब n आपका 1200 है तो n को मैंने 1200 पुट किया तो मेरे पास आ गया ln 1200 दैट इज इक्वल टू kt, t इज 2, सो 2k प्लस c, एंड c की वैल्यू हम यहां से रिप्लेस कर देंगे। एंड व्हेन n इज 2000, n को 2000 पुट किया मैंने, सो ln 2000 दैट इज इक्वल टू टाइम, तो मैंने इसको kt लिख दिया। ठीक है, तो टाइम हमें निकालना है विच इज kt प्लस c। नाउ अगेन c की वैल्यू ln 1000 है, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, तो यहां से मुझे मिल गया kt इक्वल टू ln 2000 माइनस ln 1000, सो ln 2000 अपॉन 1000 दैट इज ln 2। तो ये रिजल्ट मुझे मिल गया kt इक्वल टू ln 2। ठीक है, अब यहां से भी मेरे पास k की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, 2k की वैल्यू हमें यहां से पता है। ठीक, तो 2k की वैल्यू को k की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर रहा हूं मैं, तो k आ जाएगा आपके पास ln 1200 माइनस ln 1000 दैट इज ln 1200 अपॉन 1000 दैट इज ln 12/10 दैट इज 6/5। तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास ln 6/5t दैट इज इक्वल टू ln 2। तो यहां से हमें t की वैल्यू मिल गई दैट इज ln 2 अपॉन ln 6/5, सो दैट इज ln 2 अपॉन ln 6/5, so k is ln 2, so ln 2 by ln 2, so that is finally 2। ठीक है, तो यहां से 2 का स्क्वायर, so we get the value of that is clear। यहां पर लिखा हुआ एक्चुअल में 2k। ठीक है, तो ये 2k की वैल्यू है, so this by 2, ये आपको यहां पर पुट करना था। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके पास काफी टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो इसको अपन आसानी से कर सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट यहां पर था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, क्लियर, तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। 4 पॉइंट कोप्लेनर दे रखे हैं, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर होते हैं तो हम जानते हैं कि 3 वेक्टर बना लीजिए एक पॉइंट को कॉमन लेके। क्लियर, तो अगर ये a b c d है, देन b a वेक्टर,
सी ए वेक्टर एंड डी ए वेक्टर, these three vectors are coplanar, so value of determinant from these part equal to 0. क्लियर? तो ये अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं 6 7 minus 1 that is 6, 5 minus 5 that is 0, 5 minus 35 that is minus 30, similarly 1 minus 1 that is 0, lambda minus 5, similarly 7 minus 35 which is minus 28, 2 lambda minus 1, now 1 minus 5 minus 4 and 2 minus 35, clear, that is minus 33, this part equal to 0. अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई करना था, क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो वो भी हमारे लिए बहुत आसान हुआ बिकॉज हमें फाइंड करना है सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो जो लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनेगा उसका सम ऑफ रूट्स आपको सिंप्लीफाई करना था, क्लियर? तो दैट इज माइनस बी बाई ए क्वाड्रेटिक के हिसाब से। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर 44/5, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए cos इनवर्स x बाई बी tan इनवर्स y बाई सी, क्लियर? ये रेशियोज इक्वल दे रखे हैं। आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ पाई सी ओवर a प्लस बी। तो यहां पर मैंने क्या किया, लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा, मैंने इसको लैम्डा के इक्वल कंसिडर कर लिया। तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया साइन इनवर्स x, क्लियर? तो साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल टू a लैम्डा, सिमिलरली cos इनवर्स x that is equal to b lambda, और similarly tan inverse y that is equal to c lambda। यहां तक तो क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x दैट इज π/2, क्लियर? तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो यहां से मुझे रिजल्ट मिल गया दैट इज π/2 विच इज इक्वल टू लैम्डा एंड a प्लस b। एक रिजल्ट तो मुझे यहां से मिल गया, ठीक है? अब मुझे फाइंड करना है cos ऑफ दिस पार्ट। तो a प्लस बी की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, π/2 लैम्डा। तो यहां पर मैंने जो मुझे फाइंड करना था cos ऑफ पाई सी ओवर a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह मैंने लिख दिया π/2 लैम्डा, सो इट इज π/2 लैम्डा। तो ये 2 लैम्डा वाला पार्ट अपने पास ऊपर आ गया, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, नाउ इट इज c lambda 2 and c lambda is tan inverse y। तो c lambda is tan inverse y, from this part we get cos of 2, c lambda is tan inverse y, so twice of tan inverse y। Now trigonometry and inverse trigonometry, तो cos of 2 theta, तो cos 2 theta is 2 tan inverse के फॉर्मेट में लिख लो, that is 1 minus tan inverse, जो भी यहाँ पर आ गया, तो 1 minus tan squared theta over 1 plus tan squared theta, इसको अपन ने theta मान लिया। From this part we get 1 minus y square over 1 plus y square, so this is the third option which is the correct option, clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, the number of 7 digit integers whose equal to 10 and using the digits 1 2 3 only, clear? तो ये भी जेई का ही आया हुआ क्वेश्चन है, पहले का रिपीटेड क्वेश्चन था एज इट इज, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने कहा 7 डिजिट नंबर से whose sum of digits equal to 10, तो आपको केस बनाने पड़ेंगे कि कौन कौन से केसेस है जब 7 डिजिट्स का सम 10 आ जाए, क्लियर? बाय यूजिंग द 1 2 3। तो पहला केस आपके पास बन सकता है 10, तो पहला केस बन सकता है 1 1 1 1 1, क्लियर? और 2, ठीक है? 5 बार तो 1 ले लिया, उसके बाद एक 2 ले लो, ठीक है? 7 एक 3 ले लो, ये 7 डिजिट नंबर से। अब इनको अरेंज करना है अपन को, ठीक है? तो इनको अरेंज करने का तरीका हो गया दैट इज 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, दैट इज 42। दिस इज द फर्स्ट केस, क्लियर है? उसके अलावा और क्या केस बन सकता है? 7 डिजिट नंबर है, सम अपन को 10 करना है, ठीक है? तो सम इसका 10 आ जाए तो अपन ने क्या लिया, 1 1 1 1 देन 2 2 2। सेकंड केस ये वाला पॉसिबल है, तो इसको अरेंज कर दो, दैट इज 7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दैट इज 35। और कोई केस पॉसिबल है? तो यहाँ पर ये 2 ही केस पॉसिबल थे, सो ओवरऑल हमें जो 77, तो टोटल नंबर पूछे थे दैट इज 77,
7 विच इज द थर्ड ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एडवांस में आई थिंक 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर? तो लेट f इज एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन R, लेट इट सेटिस्फाई द कंडीशन। यहां से मैं कंडीशन दे रखा है मॉड ऑफ fx माइनस fy इज लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस y का होल स्क्वायर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक x माइनस y को इधर ले आया मैं, तो मेरे पास यहां से रिजल्ट मिल गया f ऑफ x माइनस f ऑफ y ओवर x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस y। बोलो यहां तक क्लियर है सब? अब अपन ने यहां पर क्या किया, लिमिटिंग केस लिया x टेंडिंग y, या हम जानते भी हैं कि ये f डैश x की डेफिनेशन है। क्लियर? तो व्हेन x टेंडिंग y, जब हम लिमिटिंग केस लेंगे देन इट बिकम्स f डैश x mod which is less than equal to 0. Now mod of something is less than equal to 0. It is not possible, but it is possible only when f dash x equal to 0. So from this part we get result f dash x equal to 0. So fx is a constant function and f0 is given 1. So if fx is a constant function and f of 0 equal to 1, so we can say fx is one function. So this is the function. Now according to option we get the fx is positive for all x belongs to R. Clear? Now question number 15. The maximum slope of the curve this occurs at the point. इस कर्व का स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, कोई कुछ नहीं करना है, डबल डैश करना है। तो पहले स्लोप निकालो, dy by dx इज द स्लोप, देन उसका मैक्सिमम वैल्यू अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने dy by dx, तो dy by dx आ गया, दैट इज 4x क्यूब, सो दैट इज 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 19, दिस इज द dy by dx। अब हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्लियर? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फिर मैंने अगेन इसका d2y by dx स्क्वायर किया। क्लियर? सो वी गेट 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। क्लियर? तो यहां से मैंने 6 कॉमन ले लिया, सो वी गेट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सो वी गेट द वैल्यू x इक्वल टू 2 एंड 3। क्यूबिक फंक्शन है, जो मैक्सिमम मिलेगा वो छोटी वैल्यू पर मिलेगा, सो वी गेट द मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2। क्लियर? नाउ फाइंड द पॉइंट्स। तो व्हेन x इक्वल टू 2, so put x equal to 2 in this part. So after putting x equal to 2, we get the value of y is also 2. Clear? So there is the first option which is the correct option. तो ये सिंप्लीफाई सिंपली डबल डैश करना था और कुछ नहीं था इसमें। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इज अ, ये राइट एंगल ट्राइंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था या आइसोसेलेस ट्राइंगल था। क्लियर? तो इसका स्ट्रेट लाइन का एक आसान क्वेश्चन था। ये ट्राइंगल दे रखा है, हमने इसके सॉल्व करके वर्टेक्स निकाल ली। तो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किया, x इक्वल टू y, तो वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज 1,1। सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया, देन वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज 3,0। अगेन फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व किया, दैट x इक्वल टू y, देन 2,2। क्लियर? अब इसकी लेंथ निकाल ली, दैट इज √2, इसकी लेंथ निकाल ली, दैट इज √5, एंड इसकी लेंथ निकाल ली, दैट इज ऑल्सो √5। क्लियर? तो यहां से ये हमें दो साइड इक्वल है और यहां से राइट एंगल का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर 3 प्लेन्स, ये 3 प्लेन अपन को दिए हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्लियर? तो सिंपली हमें प्लेन को देखना था कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो कोई भी दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं, जब इनके डायरेक्शन रेशियोज में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो फर्स्ट एंड सेकंड पैरेलल है क्या, तो इसका रेशियो देखा, दैट इज 3, दैट इज 5, दैट इज 21 माइनस का, तो ये p1 p2 पैरेलल नहीं है। p1 p3 दैट इज 3/2, दैट इज 15/10, यस दैट इज ऑल्सो 3/2, 21/14, yes that is also 3/2। तो yes, this combination
P1 एंड P3 का पैरेलल है, ठीक है। सिमिलरली P2 P3 और तीनों आपस में पैरेलल है क्या, ये अपना फॉल्स हो जाएगा। सो ओनली सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। और ऐसे भी एक ऑप्शन आने के बाद अपन आगे नहीं देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। देखो काफी क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्टिवली भी सॉल्व कर सकते थे, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, वन ऑफ द क्वेश्चन। इसमें आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको ऐसे काफी क्वेश्चन में बता रखा है कि पुट ए इक्वल टू 0, ए को आप 0 पुट कर दिया होता है इसमें, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल डिटरमिनेंट बच जाता, उसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते। अगेन ऑप्शंस में भी आप 0 पुट कर देते, वहां से आपको ऑप्शन आसानी से मिल जाता। दैट इज द पर्टिकुलर अप्रोच। जनरल अप्रोच सॉल्व करना है तो जनरल अप्रोच के लिए वही आप या तो डायरेक्ट सॉल्व करिए या बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया, दैट इज R1 विच इज R1 माइनस R3। सिमिलरली R2 में मैंने अप्लाई किया, दैट इज R2 माइनस R3। ऐसा क्यों, क्योंकि दो जगह 1 है तो वहां पर हमारे पास 0 हो जाएगा। क्लियर। नाउ R1 माइनस R3, तो R1 माइनस R3 अप्लाई किया, इट इज a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस 7a दैट इज माइनस के 4a। क्लियर। नाउ 2 माइनस 12 दैट इज माइनस 10, यहां पर ये रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली a प्लस 2 a प्लस दैट इज माइनस 2 एंड यहां पर मेरे पास 0 आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली यहां पर मैंने किया R2 माइनस R3, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5a माइनस 7a दैट इज माइनस 2a। सिमिलरली 6 माइनस 12 दैट इज माइनस के 6। सिमिलरली a प्लस 3 माइनस दैट इज माइनस 1 एंड इट इज 0। ठीक है, यहाँ एज इट इज रहेगा आपके पास, यहाँ एज इट इज रहेगा, इट इज 0। अब इसको सिंप्लीफाई हम लोगों ने किया तो ये मेरे पास बच गया, दैट इज 4a प्लस 10 माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, देन प्लस 2 इंटू दिस इज दैट इज अगेन माइनस 4a। क्लियर। एंड प्लस 2 इट इज माइनस 6, सो 4a से 4a कैंसिल हो गया, 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू सॉरी यहाँ आ जाएगा अपने पास 12। क्लियर। तो ये आ जाएगा अपने पास 12, so we get the result which is minus 2. From this part we get result minus 2. Clear? तो वैसे सबसे बढ़िया था a इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, माइनस a टू a प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम लोग। क्लियर। सो फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन से माइनस a टू a, so this is 0 to a f of x। तो f of x अपने पास हो जाएगा cos स्क्वायर x 1 प्लस 3 रेज टू x प्लस f of माइनस x। तो cos of माइनस x इज cos x, तो यहाँ पर मेरे पास अगेन आ जाएगा cos स्क्वायर x ओवर 1 प्लस 3 रेज टू माइनस x। तो यहाँ से रिजल्ट मेरे पास बन जाएगा, दैट इज 0 पाई बाई 2, cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया। नाउ दिस पार्ट 1 अपॉन 1 प्लस 3x एंड दिस पार्ट, इसको मैंने 1 बाई 3x लिख दिया। सो यहाँ से ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 रेज टू x ओवर 1 प्लस 3 रेज टू x एंड dx। ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। क्लियर। नाउ cos 2x इन when x from 0 to pi by 2, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका पॉजिटिव आएगा, कुछ पार्ट इसका नेगेटिव आएगा सिमेट्री से, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। सो 1 by 2 एंड लिमिट 0 से pi by 2 दैट इज pi by 2। क्लियर। सो वी गेट 1 by 2 एंड pi by 2 which is pi by 4 which is the first option which is correct option। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, let r is p comma q, p and q are the same distance from origin be a relation, then the equivalence class of 1 comma minus 1। तो 1 comma minus 1 की इक्विवेलेंस क्लास पूछी है, तो हम जानते हैं कि 1 comma minus 1। क्लियर। तो इसका जो इक्विवेलेंस क्लास होगा दैट इज अ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज √2। क्लियर। तो सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड रेडियस इज √2, सो √2 का होल स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2 विच इज द फोर्थ ऑप्शन विच इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे। तो आई थिंक
ये सारे आपने आइडिया ले लिया है, क्लियर। अब इसके बाद न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये अपना ए सेक्शन कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस थे, क्लियर, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन इस बार अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो अपने लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट भी था यहाँ। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है और उसका अपन को डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें कितने इसेंशियल आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं इसमें इसेंशियल आर्बिटरी कांस्टेंट जो है वो कितना है, 1, दैट इज ए। सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, तो ऑर्डर हमारे पास इसका 1 आ गया। अब डिग्री फाइंड करने के लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। सो वाई स्क्वायर इज 2y y डैश एंड यहां पर मेरे पास आ जाएगा दैट इज a, क्लियर। नाउ एलिमिनेट द आर्बिटरी कांस्टेंट, तो इस a को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो इस a की वैल्यू को मैंने वहां पर रिप्लेस कर दिया है, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2y y डैश एंड इट इज x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2y y डैश ओवर 2। फिलहाल मेरे पास ये सिचुएशन यहाँ पर आ गई, ठीक है। एक y से अपन ने एक y को कैंसिल कर दिया। नाउ मुझे इरेशनलिटी यहाँ से रिमूव करनी पड़ती है, तो मेरे पास आ गया y माइनस ट्वाइस ऑफ x y डैश, क्लियर। और यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास y डैश स्क्वायर रूट ऑफ 2y y डैश। ये सिचुएशन अपन को यहाँ पर मिल गई है। अगेन वी विल स्क्वायर दिस पार्ट, तो मैंने इस पार्ट का स्क्वायर कर दिया, तो y 2x y डैश होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करने पर यहाँ पर आ गया y डैश का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ गया मेरे पास 2y y डैश, क्लियर। अब यहाँ से इरेशनलिटी रिमूव हो गई। फाइनली y डैश पर मैक्सिमम पावर कितना मिल रहा है मुझे, 3। सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। हमसे डिफरेंस पूछा था ऑर्डर एंड डिग्री का, सो डिफरेंस इज 2, सो वी गेट द इंटीग्रल वैल्यू 2 विच इज द आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया, सो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, तो इस पार्ट की हमें रेंज निकालनी, बिकॉज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब मिलेगा, when k plus 1 lies between the range of this part। तो इसकी रेंज निकाल रहे हैं a sin x plus b cos x, इसकी रेंज होती है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 316 टू प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16, ये रेंज आ गई। इट मीन्स इफ k plus 1 lies from -5 to 5, then this equation will have the solution। So from this part we get k is from -4 to 6. So number of integral values, so from -6 to 4 there are 11 integers, so number of integral value is 11, clear। चलिए now next question देखते हैं। the number of solutions of this logarithmic equation, तो logarithmic equation का क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिला है। now log 4 यहाँ बेस 2 है, यहाँ पर बेस 4 है, तो मैंने उस 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, क्लियर। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1/2 log बेस 2 x minus 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा log 2 x minus 3। 2 यहाँ पर आया, देन स्क्वायरिंग हो गया, सो फ्रॉम दिस पार्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ x minus 1 दैट इज x minus 3 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना था, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 2 and 5, क्लियर। तो नाउ बाय द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x इज ग्रेटर देन 3, सो ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा और ओनली वी गेट द वैल्यू x इक्वल टू 5, क्लियर। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। तो यहाँ डोमेन का ध्यान देना था, अगर डोमेन का आप ध्यान नहीं दोगे तो 2 आंसर कंसिडर कर लेते अपन, क्लियर, जबकि आंसर इसका 1 आना है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ 162th पावर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स की 162th पावर अपन को फाइंड करनी है। तो क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें फाइंड करने थे। तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स, तो वन ऑफ द रूट्स जो हमें इजीली नजर आ रहा है,
when we put x equal to 1 then this part becomes 0, so one root is x equal to 1. अब x equal to 1 इसका एक रूट आ गया, हमने इससे डिवाइड किया, सो यहाँ से हमारे पास एक फैक्टर और आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें एक रूट मिल गया रियल रूट दैट इज x इक्वल टू 1, और यहाँ से हमें दो रूट्स मिलेंगे विच आर इमेजनरी and one of the root is minus omega and other root is minus omega square. स्टैंडर्ड नोटेशन अपन जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के हिसाब से. तो एक रूट मुझे मिला माइनस ओमेगा एंड अदर रूट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर. अब हमें इन तीनों रूट्स की 162th पावर फाइंड करना था. क्लियर? सो फर्स्ट इज 1 रेज टू 162 प्लस माइनस ओमेगा रेज टू 162 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 162. क्लियर? नाउ नेगेटिव पर इवन पावर है तो नेगेटिव गायब हो जाएगा. अब तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गई है, इन पर हमें 162th पावर निकालना है. तो हम जानते हैं कि अगर तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर अगर जो पावर है वो 3 का मल्टीपल है देन सम ऑफ दीज पार्ट इक्वल टू 3, अदरवाइज सम ऑफ दीज पार्ट इक्वल टू 0. तो 162, yes it is divisible by 3, so we get 1 1 1, so sum of these part equal to 3. So sum of 162th power of these roots, so we get the integral value that is 3. Clear? तो next question number 5 देखते हैं. Let mn belongs to natural number and greatest common divisor of 2 and n is 1. Clear? If this 30 30c0 29 30c1 ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज दे रखी है दैट इज इक्वल टू n 2 रेज टू m देन n प्लस m इज इक्वल टू. क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म लिखते हैं. तो जनरल टर्म में इसका लिख रहा हूं दैट इज सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 0 टू 30, इट इज 30 माइनस r, इट इज 30cr. दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज एक्सपांशन. अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इनको सेपरेट कर लीजिए आप. तो इसको मैंने सेपरेट किया, सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 0 टू 30 इट इज 30cr माइनस सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 0 टू 30 इट इज r 30cr. यहां तक तो क्लियर है. अब 30 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 0 टू 30 30cr that is 30c0 plus 30c1 up to 30c30 that is 2 raised to 30. इधर वाला पार्ट हमारे पास सोल्व हो गया. सिमिलरली इसको सोल्व करना आप लोग जानते ही हैं. r रनिंग फ्रॉम 0 टू 30, r 30cr को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक 30 और एक r अपन ने यहाँ से ले लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ नाउ 20cr माइनस 1. क्लियर? अब ये r रनिंग फ्रॉम 0 की जगह r रनिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक? तो नाउ वी गेट द वैल्यू 30 2 रेज टू 30 माइनस, ठीक है, r से r कैंसिल हो गया, 30 आपका यहाँ पर अगेन कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 29c r रनिंग फ्रॉम 1 टू 30, सो वी गेट द वैल्यू 2 रेज टू 29. ओवरऑल 32 की पावर 29 बाहर आ गया, सो वी गेट द रिजल्ट 30 एंड 2 रेज टू 29. दिस इज द आंसर. बट यहाँ इन्होंने कहा दैट इज n 2 रेज टू m. क्लियर? तो अगर n को हम 30 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर 30 और 2 का जो GS ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 नहीं आएगा. इट मीन्स इस 30 में से हमें 2 को रिमूव करना पड़ेगा, सो दैट पार्ट कैन बी रिटन एज 15 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 की पावर 30. क्लियर? नाउ दिस इज n and this is m. Now find the value of n plus m, that is 45. So according to this we get the value 45. ये आंसर हमारा आना था यहाँ पर. तो यहाँ थोड़ा सा इन्होंने ये चीज और दिया था जिससे अगर अपन 30 और 29 59 मार्क करें तो हमारा रॉन्ग ना हो जाएगा. तो अपन को इस वे में यहाँ पर सोचना था. क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. If y equal to yx is the solution of this differential equation, then this equal to, again हमेशा जो आप लोग को कहते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बट डायरेक्टली एलडी नहीं है, इजीली कन्वर्टिबल टू एलडी है, e रेज टू साइन y, और यहाँ पर दिया हुआ है
ई रेज टू साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैंने क्या कंसिडर किया, ई रेज टू साइन वाई को टी कंसिडर कर लिया। क्लियर? तो बाय सब्स्टिट्यूशन ये आपका सिंपली एल डी में कन्वर्ट हो जाएगा। आइदर वेरिएबल सेपरेबल से भी अपन को दिख रहा है, एक्स वाले एक तरफ आ जाएंगे, दोनों से कर सकते हैं। तो ई रेज टू साइन वाई को मैंने टी कंसिडर किया, सो इट इज ई रेज टू साइन वाई। क्लियर? साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई एंड वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर आ जाएगा आपके पास डी टी बाई डी एक्स। यहां तक क्लियर है? सो दिस पार्ट कैन बी रिटन एज डी टी बाई डी एक्स प्लस इसको आपने टी माना है, दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स टी, इट इज इक्वल टू कॉस एक्स। नाउ इट इज एल डी ई, सो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालना होगा। क्लियर? सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर? सो फ्रॉम दिस पार्ट वी गेट ई रेज टू साइन एक्स, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज टी multiplied by integrating factor, so e raised to sin x integration of e raised to sin x multiplied by cos x and dx. This is the now solution of this differential equation. t को replace कर दीजिए चाहो तो e raised to sin y से, so we get e raised to sin y multiplied by e raised to sin x equal to, इसको t consider करेंगे तो ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज e रेज टू sin x एंड प्लस c, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? अब c फाइंड करने के लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है हमें कि वेयर y जीरो इक्वल टू जीरो, सो वेन एवर x इज जीरो देन y इज जीरो। तो हमने x को जीरो पुट किया, e रेज टू साइन जीरो दैट इज जीरो, सो 1, it is also 1, it is also 1, so from this part when x equal to 0 and y equal to 0, so we get value of c that is also equal to 0. So we get the relation e raised to sin y e raised to sin x equal to e raised to sin x. यहां से हमें ये रिलेशन मिला है। ठीक है, नाउ हमें फाइंड करना है दैट, तो यहां से हमारे पास आ गया दैट इज e raised to sin y equal to 1, so from this part we get sin y equal to 0, so from this part we can say y equal to 0, so that function is actually y equal to 0. now हमें क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि find the value of 1 plus y pi by 6 pi by 3 pi by 4, so हमें पता है कि ये फंक्शन y equal to 0 आया है, so y pi by 6 is 0, pi by 3 is also 0, pi by 4 is also 0, so overall we get the answer that is equal to 1. तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली 1 इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी, तो 1 इज द आंसर। क्लियर? तो समझ गए सभी लोग इस पार्ट को? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लैम्डा 2 1 इज अ पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, which passes through the point this if the plane is perpendicular to the line, तो ये जो प्लेन दे रखा है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका इस प्लेन पर हमें दो पॉइंट दे रखे थे, एक लैम्डा 2 1 एंड 4 -2 2, तो इन दोनों पॉइंट से बनने वाला वेक्टर और यहां से बनने वाला वेक्टर क्या हो गए, परपेंडिकुलर, तो इनका सिंपली अपन को डॉट प्रोडक्ट जीरो करना था। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले इन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर फाइंड करना है, दैट इज 4 - लैम्डा, now it is -2 - 2 that is -4, it is 2 - 1 that is 1, ये एक वेक्टर का पॉइंट्स आ गए। इसी तरह यहां से आपके पास आ जाएगा 1 - 2 that is 1, इसी तरह -16 - 25 that is 5, इसी तरह 23 माइनस that is -6, इनका डॉट प्रोडक्ट आपको क्या जीरो करना है, तो यहां से रिजल्ट मिल जाएगा दैट इज इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो किया विच इज 4 - लैम्डा -20 -6 that is equal to 0, so we get lambda equal to -22. this is the answer from this part. तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू जो है वो -22 मिली। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देन लैम्डा बाई 11 स्क्वायर, सो -22 बाई 11 that is 2 स्क्वायर which is 4 माइनस लैम्डा बाई 11,
so minus 22, so minus 2 and this that is plus 8 minus 4, so finally we get the answer that is equal to 8. क्लियर? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, प्लेन में परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सिंपल इस तरह से कर सकते थे अपन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस दिस. क्लियर? वैसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है वैसे तो. क्लियर? एरिया बाउंडेड बाय विच, तो यहाँ एक्स एक्सिस भी देना चाहिए था इनको कि इस कर्व के साथ एक्स एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया हो रहा वो अपन को निकालना था. तो अब सिंप्लीफाई करते हैं अपन, एक्स एक्सिस मान के चलते हैं इसमें. तो एरिया बाउंडेड बाय मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 होल मॉड. क्लियर? तो इसका अगर अपन डायग्राम बनाए, दिस इज द क्लियर. सो एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड x एक्सिस, दिस इज द पार्ट. क्लियर है? तो यहां पर ये कौन से पॉइंट है, तो y को 0 पुट कर दिया मैंने, तो यहां से आ गया 2. ठीक है, तो यहां से आ गया प्लस माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, और ये आपके पास हो जाएगा 3. तो ये पार्ट आपका हो गया माइनस 1, ये आपके पास 3 हो गया. दिस पॉइंट इज व्हेन x इक्वल टू, ठीक है ना, तो x इक्वल टू 1, तो दिस पॉइंट इज 1, देन दिस पॉइंट इज 2. सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस विच इज इक्वल टू 4 इनटू हाइट दैट इज इक्वल टू 2. सो फ्रॉम दिस पार्ट वी गेट द एरिया दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट. क्लियर? तो विद एक्स एक्सिस अपन को इसका एरिया फाइंड करना था. क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई मॉड sin 2x dx. तो इस इंटीग्रल की वैल्यू अपन को फाइंड करना है. ठीक है, बहुत सारे तरीके से कर सकते थे कि या तो मॉड को फ्री करके केस बना के, अदरवाइज हम जानते हैं मॉड sin 2x इट इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई बाई 2. क्लियर? तो मैंने इसको लिख दिया 0 टू 2 एंड पाई बाई 2, एंड यहां मैंने लिख दिया विच इज मॉड sin 2x एंड dx. क्लियर? तो 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये अपने पास बच गया ट्वाइस ऑफ दैट इज 0 टू पाई बाई 2, एंड इन जीरो से पाई बाई 2 में sin 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी कैन राइट sin 2x एंड dx. सो फाइनली वी गेट ट्वाइस ऑफ sin 2x का इंटीग्रल हो गया cos 2x ओवर 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो माइनस ऑफ व्हेन वी पुट cos 2 into pi by 2 that is cos pi which is minus 1. So from this part we get the value 2. So it is the integral value which is 2. Clear? Now last question, if root 3 cos square x equal to root 3 minus 1 cos x plus 1, number of solutions in clause 0 to pi by 2. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है. सभी को एक तरफ लाके फैक्टर्स कर रहे हैं हम लोग, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा रूट 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस रूट 3 cos x प्लस cos x माइनस 1. दिस इज दैट. तो यहां से मैंने रूट 3 cos x कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बच गया यहां से cos x minus 1 and from this part plus 1 that is equal to 0. So we get the values cos x equal to either 1 and minus 1 by root 3. But in the interval 0 to pi by 2, clear? Minus 1 by root 3 तो possible नहीं है. Now cos x equal to 1, so x equal to 2n pi. So in this interval we get the one value that is x equal to 0. So there is one solution in this interval 0 to pi by 2. So number of solutions पूछा था which is the 1. There is one solution of this question. Clear? चलिए, तो ये अपन ने टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो 26 फरवरी 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में जेईई मेंस का जो पेपर हुआ था. क्लियर? तो आई थिंक सभी को इससे काफ़ी बेनिफिट होगा. क्लियर? तो मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट है कि आपने जो पेपर किया होगा, होप कि वो बहुत अच्छा किया होगा, प्लस आगे जो एग्जाम्स है आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट है. अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आप सारे एग्जाम्स आगे कीजिएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.